नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले टॉपिक प्रस्तावना को लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक प्रमुख विषय है सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। चाहे आप आईएएस दें, यूपीपीसीएस दें, आरएएस दें, एसएससी दें, रीट दें, टेट दें, यूपी टेट दें, जो भी दें। इसलिए इस सब्जेक्ट का अपने आप में एक बहुत महत्व है और इस सब्जेक्ट को हम अपने जीवन में भी डेली जीते हैं। जैसे जब हम अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं कि सरकार ने क्या किया, राज्य सरकारों ने क्या किया, इस अधिकारी ने ये किया, इस अधिकारी ने वो कर दिया, देश में ऐसा हो गया, विश्व में ऐसा हो गया, वो सब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसलिए कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ें और हर एग्जामिनेशंस में इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही हम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में साधना आईएएस एकेडमी उदयपुर की ब्रांच शिफ्ट करने जा रहे हैं। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है, अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कृपा करें और एक अच्छी सुनियोजित क्रमबद्ध तैयारी का लाभ उठाएं। चलिए अब आते हैं अपने विषय में। आज हम पढ़ाने जा रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक प्रस्तावना। सबसे पहले तो ये जानिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। भारतीय राज्य व्यवस्था से तात्पर्य है कि हमारा जो देश है उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती है। सबसे बड़ी बात, कैसे चलाई जाती है, कौन चलाता है, किस प्रकार चलाता है, और इन सब बातों का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में किया गया है। जानते होंगे आप लोग, नॉर्मल सी बात है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग एक बात और देखी होगी कि भारत के संविधान में 3 टाइप से, अगर हम पढ़ें इसको पॉलिटी को, तो 3 टाइप से हम बांट सकते हैं जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। आप देखते हैं कि केंद्र सरकार अलग है, यानी केंद्र को हम अलग पढ़ लें। राज्य सरकारें अपना काम करती हैं, एक भाग हो गया राज्य सरकार। तीसरा भाग जो है प्रमुख, वो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, जिसको कि हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हम पॉलिटी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं और कुछ मिसलेनियस पोर्शन भी हैं जिसका वर्णन इसमें नहीं किया मैंने, बता देता हूँ आपको। जैसे सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे, इसको हम जानते हैं न्यायपालिका के नाम से। अब न्यायपालिका को केंद्र राज्य में क्यों नहीं नाम दिया गया, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत कहलाती है। तो इसको हम खैर बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आपको मैंने बताया था। चलिए अब आते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पर। प्रस्तावना, इसका दूसरा नाम उद्देशिका, एक नाम और आमुख, यानी 3 नामों से इसको जाना जाता है। प्रस्तावना, उद्देशिका और आमुख। और इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द है, प्रीएम्बल। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको 3 नामों से जाना जाता है, प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख, और इंग्लिश में प्रीएम्बल। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बुक या कोई भी दस्तावेज या कोई भी अधिनियम जब भी शुरू होता है तो उससे पहले प्रस्तावना जरूर लिखी होती है। तो उस प्रस्तावना को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि इस बुक में किन किन बातों का समावेश किया गया है, क्या उद्देश्य है इस बुक को लिखने का, क्यों लिखा गया है इस बुक को। वही बात हमारे संविधान की प्रस्तावना से है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इससे हमें संविधान का क्या उद्देश्य। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में कुछ
7-8 लाइन की एक बात लिखी हुई है जिसको हमने प्रस्तावना नाम दिया गया है। इसको मैं पढ़ता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। वैसे किसी भी पॉलिटी की किताब में आपको ये आसानी से मिल जाएगी, और एनसीईआरटी की तो प्रत्येक किताब में ये छपी होती है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको पढ़ता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करें। देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 कोष्टक में लिखा हुआ है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये भारत की संविधान प्रस्तावना है। देखने में हालांकि बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो बहुत गूढ़ है, वो भी हम देखेंगे। इसके एक एक शब्द को समझेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, शब्द को समझने से पहले कुछ चीजें आपको मैं मिसलेनियस बताना चाहूंगा कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। ये बताती है कि भारतीय संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है और क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इससे उपेक्षा की गई है संविधान से, वो सब बातें इसमें निहित हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संविधान के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है ये। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यानी की है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों ने संविधान लिखा था उनके विचार क्या थे, किन विचारों से वो प्रेरित थे, तो वो भी इसी में है। आप चाहें तो इस बात को भी नोट करें कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी की। अब उनके विचार क्या, कि उन्होंने जो ये संविधान लिखा तो इसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, उनका क्या मंशा थी, तो वो सब बातें हमें प्रस्तावना से पता चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है कि इसका स्रोत क्या था, सोर्स क्या था, कहां से आ गई है एकदम संविधान में। तो इसके सोर्स दो जगह से माने जाते हैं। नंबर एक, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, वहां से इसको लिया गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। तो दो आपके पास सोर्स हो गए। अब इसको क्वेश्चन आते हैं, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एक लाइन में क्वेश्चन है। आप चाहें तो बैक ईयर के किसी भी कंपटीशन के, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आरएएस हो, जो भी हो, देख सकते हैं। और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मेरी भाषा पे जरूर ध्यान दें, शब्दों पे, कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने बताया अभी कि इसका जो सोर्स है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात आते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहां पे अब दो बातें हैं, या तो है या नहीं है। तो इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस डाले गए थे, उनको भी हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं, बाद में फिर इसको पूरा एक साथ देखेंगे।
तो सबसे पहले केस डाला गया था बेरूबारी मामला, सुना होगा आप लोगों ने नाम, कॉमन नाम है। 1960 में ये केस हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। और ये सब क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, ये किसमें कहा गया? बेरूबारी मामले में। और लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, जैसा कि हमने पहले कहा था। ये वाली बात कही गई बेरूबारी मामले में। इसके बाद कौन सा मामला आता है? गोलकनाथ। गोलकनाथ मामला हुआ, उसमें भी यही बात क्वेश्चन उठा कि क्या प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान का पार्ट है या नहीं है। उसमें भी बेरूबारी मामले को एज इट इज दोहराया गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी शुरू के जो मामले हैं बेरूबारी और आपका गोलकनाथ, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ, जिसने भारतीय संविधान की काफ़ी दिशा भी बदली और एक नई क्रांति लाए संविधान के मामले में, जिसको जानते हैं हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के रूप में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, उसमें ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, ध्यान रखेंगे। बेरूबारी में मना की गई, गोलकनाथ में मना की गई, केशवानंद भारती मामले में ये बात कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का पार्ट है। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि जिस प्रकार से संविधान में हम चेंज कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी चेंज होगा। अरे भाई, जब प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, इस बात को मान लिया गया, जब संविधान में हम चेंज कर रहे हैं तो प्रस्तावना में भी चेंज करेंगे, लेकिन मूल ढांचा खंडित नहीं होना चाहिए। या आधारभूत ढांचा भी शब्द आता है इसके लिए, कि आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसमें इतना चेंज कर दें कि इसकी भाषा ही बदल जाए, ये जो कुछ लिखा हुआ है ये सब बदल दें, एक नई प्रस्तावना बन जाए, ऐसा नहीं करेंगे। ढांचा, मूल ढांचा जो इसकी आत्मा है वो यही रहनी चाहिए। और इस क्रम में इसमें परिवर्तन भी हुए, वो मैं बताऊंगा भी आपको कहाँ कहाँ पे किया गया था फिर इसमें चेंज। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ध्यान से एक बार फिर हम लोग चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। बेरूबारी मामला, गोलकनाथ मामला संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामला संविधान का भाग है, इसलिए इसमें भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। केशवानंद भारती मामले को लेकर ही न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी हुए थे, आपने नाम सुना होगा हिदायतुल्लाह का, जिन्होंने राष्ट्रपति पद पे भी कार्यवाहक रूप से कार्य किया था, राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे इनको। तो उन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कह के पुकारा। केशवानंद भारती मामले में जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय के बिहाफ पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की मूल आत्मा क्या है, किसको माना गया है, तो आर्टिकल 32 उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है, उत्तर होगा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ और विचारकों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए इस बात को लेके, जैसे के.एम. मुंशी जी, उन्होंने इसको राजनीतिक जन्मपत्री का प्रस्तावना को नोट करेंगे, इस चीज को भी, ये सब क्वेश्चंस है ये आते हैं। के.एम. मुंशी। दूसरा सुभाष कश्यप, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, संविधान के ज्ञाता हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है और उद्देश्य का उसकी आत्मा है।
इसी क्रम में उन्होंने आगे क्या कहा, संविधान उद्देश्य का नींव है यानी आधारशिला है, और संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है यानी कि बिल्डिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा कि संविधान शरीर है, उद्देश्य का उसकी आत्मा है, संविधान वो अट्टालिका है जो कि उद्देश्य का की आधारशिला पर खड़ी हुई है, या इसको ऐसे कहें कि उद्देश्य का आधारशिला है या नींव है और संविधान उस पर खड़ी हुई बिल्डिंग यानी अट्टालिका। ये सुभाष कश्यप जी ने कहा था। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। और वो जो मैंने अंतर बताया था आपको कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 और संविधान की मूल आत्मा हिदायतुल्लाह जी ने प्रस्तावना को बताया, और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, प्रस्तावना पर, अपने प्रमुख टॉपिक पर ध्यान से देखेंगे। पढ़ तो हम लोग चुके ही हैं, अब जहां जहां मैं बताऊं उन शब्दों पे ध्यान देना, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप प्रत्यक्ष रूप से आपके पास जो भी मटेरियल हो पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेके वहां आप देख सकते हैं, और वहां आपको लगेगा कि हाँ हमें इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है। अगर फायदा हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है प्रस्तावना को लेके वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। हम भारत के लोग, ध्यान देंगे, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया, हम भारत के लोग, हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, भारत, इंग्लिश में क्या हो गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे आजकल इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि इंडिया नाम हटाया जाए और भारत नाम रखा जाए केवल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दे दिया है कि इस मामले में हम कुछ नहीं करेंगे, ये केंद्र का विषय है, ये केंद्र डिसाइड करेगा कि नाम इंडिया हो या भारत हो। तो फिलहाल अभी दो नाम है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को किन दो नामों से जाता है, ये हिंदुस्तान वगैरह ये नाम कहीं डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके दो नाम, भारत और इंडिया। ठीक है, तो हम भारत के लोग, भारत को मतलब भारत को कौन, हम भारत के लोग, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली बात तो ये क्रम इसी क्रम में रहना चाहिए, ये स्वयं अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन आते हैं, इन क्रमों को ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम संविधान के अनुसार ठीक है। तो कौन सा क्रम ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो कौन बना रहा है भारत को, ये सब हम लोग बना रहे हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हम लोग बना रहे हैं। तो शक्ति किस में निहित है, इसका मतलब संविधान ने शक्ति किसको दे दी है, हम लोगों को दी है, भारत के लोगों को दी है। हम कर रहे हैं ऐसा काम, ना कोई नेता कर रहा, ना ही कोई अधिकारी कर रहा, कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब हम कैसे कर रहे हैं वो आगे आएगा, इसमें बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ अभी इतना ध्यान रखें कि संविधान ने जो शक्ति का स्रोत है, जो शक्ति का सोर्स है, वो किसको माना है, भारत के लोगों को, हम लोगों को, वी द पीपुल ऑफ इंडिया को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब इस क्रम को आप लोग एज इट इज याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है। अब इन शब्दों को हम देखते हैं कि ये शब्द क्या क्या है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सुप्रीम सॉवरेन पावर। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सुप्रीम सॉवरेन पावर। तो देखते हैं इसको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को किसे कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो राष्ट्र होता है जो अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो, कोई बाहरी राष्ट्र उसके निर्णयों में हस्तक्षेप न कर सके। इस क्रम में आप देखते हैं भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम अपने आंतरिक और बाहरी दोनों निर्णय स्वयं लेते हैं, किसी का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं होता।
उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान कहता है, UN के पास जाता है कि साहब मध्यस्थता कर दो इस मामले को लेके। भारत कहता है हमें कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? हम सॉवरेन पावर हैं, हम अपने निर्णय खुद निपटाने में सक्षम हैं। तो इस अर्थ में क्या, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। और इसका दूसरा मामला आप ताजा हाल ही में चाइना वाला भी देख सकते हैं। चाइना भारत को परेशान कर रहा है, आपने पता होगा, अभी अखबार पढ़ते होंगे लद्दाख मामले को लेके। लेकिन भारत ने किसी से मदद मांगी? नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? हम खुद सक्षम है, हमारा मामला है, हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ कि ऐसा राष्ट्र जो बाहरी और आंतरिक दोनों निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो, किसी की मदद से न ले। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है समाजवादी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब समाजवादी व्यवस्था का यहाँ तात्पर्य मार्क्स के समाजवाद से नहीं है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका जो मतलब है वो मार्क्स के समाजवाद से नहीं है, क्योंकि मार्क्स का समाजवाद थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था उससे ली गई है कि जो भौतिक साधन हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होगा, जिससे कि उनका वितरण सभी में समान रूप से हो सके। ऐसा नहीं होगा किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी एक समूह का साधनों पर या भौतिक साधनों पर नियंत्रण हो जाए, ऐसा नहीं। तो समाजवादी व्यवस्था, अब हमारे यहाँ प्योर समाजवादी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्योर समाजवादी लेंगे तो मार्क्स वाला मामला फंस जाएगा आके। तो यहाँ पर अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, और जो कि नेहरू जी के दिमाग की उपज थी कि अपने यहाँ जो समाजवाद होगा, क्योंकि अपने यहाँ कंडीशन ऐसी है कि समाजवाद नहीं हो सकता, तो नेहरू जी ने अवधारणा दी कि अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद रखा जाए। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी लोकतंत्र, यानी पब्लिक की भागीदारी। तो पब्लिक की भागीदारी ज्यादा है हमारी, जो भौतिक साधन है उन पर, तो उनका समान रूप से वितरण करना, यानी जिसको आवश्यकता है हर चीज की वो उस तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सोर्स तो चाहिए एक, तो सरकार का नियंत्रण रहेगा उन भौतिक साधनों पर, लेकिन कम रहेगा। और समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें सरकार का नियंत्रण ज्यादा रहता है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से रहता है। तो अपने यहाँ सरकार से है, क्यों इसको लिखा गया, किन किन बातों को ये परिपूर्ण करता है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। और उद्देशिका को पढ़ के हम पूरे संविधान के दर्शन को जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया समाजवादी। अब बात आते हैं पंथ निरपेक्ष पर। पंथ निरपेक्ष, जब हमारा संविधान बना था तो पंथ निरपेक्ष की जगह पर धर्मनिरपेक्ष शब्द था। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पढ़ते होंगे आप लोग आजकल भी अखबार में, मोस्टली धर्मनिरपेक्ष ही लिखा आता है। एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष बोल देते हैं। बात एक ही है कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको सेक्युलर बोलते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है ना, ये सोशलिस्ट, ये सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, इंग्लिश दोनों की सेम है। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द यहाँ पे हटाया गया। क्यों हटाया गया देखते हैं थोड़ा सा। और इस शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, एक शब्द समाजवाद, ये जब संविधान बना था और उसकी प्रस्तावना लिखी गई थी तब ये समाजवाद शब्द भी नहीं था। इसको भी कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यानी ये दो शब्द हमें मिले जो कि बाद में जोड़े गए, जो कि मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, तो यहां मैंने बताया कि पहले यहाँ पे शब्द था पंथ की जगह धर्म, धर्मनिरपेक्ष। अब धर्म शब्द को क्यों हटाया? देखिए, धर्म शब्द जो है, एक छोटी सी बात बता देता हूं अभी, संस्कृत की ध्र धातु से निकला हुआ है। ध्र, जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। किसको धारण करना? और ये बहुत व्यापक शब्द है, शब्द दिखने में छोटा लग रहा है केवल ध्र। अब धारण करना, किसको धारण करना? अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना, जैसे प्रेम है, नैतिक है, नैतिकता है, करुणा है, ये सब जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं जिनको ईश्वरीय गुण भी बोलते हैं। तो वो शब्द यहाँ बहुत व्यापक हो रहा था।
तो उस व्यापकता को कम करने के लिए यहाँ पर अवधारणा डाल दी गई आपकी पंथ निरपेक्ष की। अपने यहाँ फिर पंथ भी हैं छोटे छोटे, सिख पंथ, मुस्लिम, ईसाई, ये सब, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्ष, अब इसका तात्पर्य क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आपको कुछ नई बात बताऊंगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, सबसे पहली बात। जैसे और देशों का है, कुछ देश हैं जिनका ईसाई है, इजराइल को ले लें, यहूदी है वहाँ का राष्ट्रीय धर्म। कुछ आपके अरब देश जो हैं, खाड़ी देश बोलते हैं जिनको, या पाकिस्तान ले लें, इसका राष्ट्रीय धर्म क्या है? इस्लाम है। अपने यहाँ ऐसा कोई धर्म नहीं है। अपने यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से इज्जत दी जाती है और धार्मिक रूप से तटस्थ रहते हैं हम लोग। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर मुस्लिम भी राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हैं, दलित भी पहुँचे हैं, सिख भी पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री भी सब लोग बने हुए हैं। तो क्यों बने हैं ऐसा? क्योंकि अपने यहाँ धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता नहीं है। सब धर्म, भारत का ना कोई राष्ट्रीय धर्म है और ना ही यहाँ पे धर्म को लेके भेदभाव किया जाता है और सब धर्मों को समान रूप से इज्जत दी जाती है। लेकिन ये आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सैद्धांतिक रूप में अलग लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो अलग बातें हम लोगों को देखने में आती हैं। तो हो सकता है आप लोगों के मन में कुछ विचार चल रहे हो कि साहब ये क्या बता रहे हैं, लेकिन होता तो ऐसा नहीं है, होता कुछ और है। तो उस व्यवहारिकता को आप अलग रखें थोड़ा, ठीक है। हमें क्योंकि कंपटीशन पास करना है तो हमें सैद्धांतिक बातों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और प्रीलिम्स जो होता है वो मोस्टली फोकस होता है सैद्धांतिकता पर ही, ठीक है ना। व्यवहारिक बातें आपसे पूछी जाती है मेंस में, तो वो वहाँ काम आएंगी। उन पर जब हम लोग आगे क्लास बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो उन पर चर्चा अलग करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें सिद्धांत पे रहना है, यहाँ व्यवहारिकता को नहीं घुसेड़ना है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखेंगे, उसको बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। कि व्यवहार में तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है बहुत, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखें, अखबार में देखें, राजनेताओं के लेक्चर्स को देखें, कुछ भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सब। तो अब आप कहोगे सब पंथ निरपेक्ष कहाँ रहा फिर भारत? तो वो एक व्यवहारिक पक्ष है, ठीक है ना। तो उधर ना जाएं, यहीं पर है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक कैसा? कि अपने यहाँ लोकतंत्र, लोगों द्वारा स्थापित तंत्र यानी शासन, तो अपने यहाँ लोकतंत्र है ये, ठीक है ना। अब लोकतंत्र अपने यहाँ है तो फिर हम लोग क्यों नहीं करते शासन? यहाँ आया है हम भारत के लोग, हम लोग बना रहे हैं लोकतंत्र, लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुना एमपी या एमएलए के रूप में और उसको भेज दिया कि जा भाई तू हमारे बिहाफ पे काम कर। डायरेक्ट नहीं कर रहे हम, चुना, एमपी चुना, एमएलए चुना और उनको भेज दिया, बोले कि आप लोग हमारे बिहाफ पे काम करें। लेकिन आपको पता होगा वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए जो भारत का लोकतंत्र है वो कैसा हो गया? दो शब्द निकल के आगे देखिए यहाँ पे फिर, कि एक तो हम डायरेक्ट भागीदारी नहीं कर रहे अपने लोकतंत्र में, करवा रहे हैं, दूसरे को चुन रहे हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला तो हो गया ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अपने यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हम दूसरे को चुन के भेज रहे हैं और वो हमारे बिहाफ पर वहां पर शासन कर रहा है। दूसरा शब्द यहाँ एक और निकला, अभी मैंने नाम लिया था कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उसको आगे भेज देते हैं संसद में और विधानमंडल में कि भाई जाके हमारी तरफ से आप शासन कीजिए। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र को ये कहा गया अपने यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके बाद शब्द आया गणराज्य। अब गणराज्य क्या होता है इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बात आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपको उत्तर उसका दिया जाएगा, उस बात से बेफिक्र रहें। और हो सके तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको शॉर्ट में नोट करने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद आपको एक काम और करना है कि प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आप उनको जरूर सॉल्व करें। तो उससे आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने जो शॉर्ट में आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से आपको पूरे पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, ये दावा है मेरा, ठीक है। अब आते हैं गणराज्य पे। गणराज्य किसे कहते हैं साहब? देखिए, दो तरह के राज्य होते हैं, एक राजतंत्र, एक गणराज्य।
राजतंत्र वाले में मामला क्या होता है कि वहाँ पे शासन वंशानुगत चलता रहता है, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। जैसे कि ब्रिटेन में आप लोग देख सकते हैं चल रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से। तो अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ बात आती है, पहले मैं आप लोगों से पूछूं कि अपने यहाँ राजा कौन है इस टाइम, कमेंट बॉक्स में इसका अपने राजा का नाम लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है, कि अपने यहाँ इस टाइम राजा कौन है। चलिए तो देखते हैं अपने यहाँ जो राजा का चुनाव होता है वो जनता करती है, वंशानुगत नहीं होता है। अब जनता कैसे करती है? प्रत्यक्ष तो नहीं करती। अब जैसे अपने यहाँ आपने राष्ट्रपति का चुनाव देखा होगा, तो राष्ट्रपति कभी भी वंशानुगत नहीं बनता, जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। चुनती जनता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अब कैसे चुनती है, ये जब हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि किस तरह से राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ इतना ध्यान रखिए कि गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जिसका राजा वंशानुगत ना होकर क्या हो, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक स्टेट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, गणराज्य को रिपब्लिक। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गणराज्य हो गया, क्लियर है इतना। चलिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो अब क्या किया हम भारत के लोगों ने, भारत को ये बना दिया तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब समस्त नागरिकों को कुछ हम चीजें सौंपेंगे संकल्प के साथ कि ये हर नागरिक को मिले। नागरिक से यहाँ तात्पर्य है भारत का रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, बाहरी नहीं, भारत का नागरिक यहीं का होना चाहिए। आप जैसे हम लोग पूछते हैं आपसे फॉर्म में कि नागरिकता लिख दे, बोले भारतीय, ठीक है, तो ये नागरिक तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में या भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो कितने न्याय हो गए, 3, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्लियर है इतना। तो 3 न्याय होते हैं। सामाजिक न्याय से आपका तात्पर्य समझ ही गए होंगे कि समाज में कोई भेदभाव नहीं, सबको एक नज़र से, एक दृष्टि से, व्यवहारिकता नहीं देखेंगे, फिर कहूँगा सिर्फ सैद्धांतिक रूप में, ठीक है। आर्थिक, सबको रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, और इन सब बातों का संविधान में आगे भी वर्णन मिलेगा। फिर मैं जब वहाँ पहुँचूंगा उन टॉपिक्स पे, तो वहाँ आपको प्रस्तावना को लिंक करके बताऊंगा कि ये कैसे, ठीक है, क्योंकि बिना लिंक के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने अभी पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। राजनीतिक न्याय में क्या होता है, जैसे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ आपके शहर से या जिले से, MP या MLA के रूप में, तो आप उसकी पूरी जन्म कुंडली उससे मांग सकते हो कि तू बता भाई कितना पढ़ा लिखा है, कितना तेरे पास पैसा है, ठीक है ना, तब वोट दूंगा तुझे अगर संतुष्ट होऊंगा तो ये सब आती ही बातें राजनीतिक न्याय में, ठीक है। तो ये न्याय कितने प्रकार के हमारे संविधान में या उद्देश्यका में, 3। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ध्यान रखेंगे। ये संकल्प हैं, ये देने ही देने हैं हमें हर नागरिक को, ये छीने नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये कब छीनेंगे वो बात आगे आएगी। आगे देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, फिर देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5 क्या है ये, स्वतंत्रताएं, ठीक है ना। तो संविधान हमें हर नागरिक को 5 स्वतंत्रता देता है। क्रम याद रखेंगे, पूछा जाता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब आप कुछ भी चीज विचार करें, लेकिन ऐसा विचार ना करें कि देश तोड़ने वाला हो या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, ठीक है। जो भी विचार आया उसकी आपने अभिव्यक्ति कर दी, ठीक है। विश्वास क्लियर होगा। धर्म, किसी भी धर्म को मानने के लिए आप फ्री हैं, जबरदस्ती नहीं मनवाएंगे, और उस धर्म के अकॉर्डिंग आप पूजा पाठ करें, उपासना करें,
ठीक है। तो ये 5 स्वतंत्रताएं, क्रम याद रखेंगे और ये अपने आप में क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हर व्यक्ति को क्या प्राप्त कराया जाएगा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और कौन कर रहा है ये सब? ये सब कर रहे हैं हम भारत के लोग ही, एक दूसरे के लिए। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये हम ही लोगों का दायित्व है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा समझ गए होंगे आप, डिग्निटी, ठीक है। और अवसर, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होती है, चाहे वो छोटा काम करे या बड़ा काम करे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और किसी ठेले वाले को आपने लिया, सड़क पे गए और चांटा मार दिया, चल भाई, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उसको बना के रखना ये हम सबका कर्तव्य है कि एक दूसरे की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। दूसरा, अवसर की समता। अवसर की समता से क्या तात्पर्य है? हर एक को समान अवसर प्राप्त करने का। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं छोटा सा, कि कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपने कभी ऐसा लिखा नहीं देखा होगा कि महिलाएं नहीं भरेंगी, पुरुष नहीं भरेंगे, या केवल पुरुष भरेंगे, या शेड्यूल कास्ट का नहीं भरेगा, या शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं भरेगा, सब भरेंगे। यानी सबको अवसर की समता प्राप्त है। और ये हम देखेंगे, ये आगे चल के मूल अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। इन चीज़ों को, सामाजिक आर्थिक न्याय को देखेंगे तो ये डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो फिलहाल प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, अब ये जो भी काम है ऊपर, ये हम कैसे करेंगे कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की डिग्निटी बनी रहे, उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और क्या करना है? राष्ट्र की एकता यानी यूनिटी अपने देश की, और अखंडता ये बनी रहे। और ये हमारे संकल्प हैं। क्या संकल्प हैं? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो भी काम करेंगे ऊपर वाले, चाहे वो स्वतंत्रता को लेके करें, चाहे न्याय को लेके करें, वो उस काम को करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, खंडित ना हो। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आपने अभी हाल ही में कई ताजा उदाहरण देखे होंगे जिन्होंने भारत विरोधी भाषणबाजी की थी, तो उनके खिलाफ, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हुआ है, ठीक है ना। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इसको उन्होंने खंडित कर दिया अपनी भाषा से या अपने व्यवहार से, जो भी है, ठीक है ना, वो एक अलग विषय है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो भाईचारे को हमें इस तरह बढ़ाना है अपने देश में, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखें और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहे। और ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का संकल्प है कि इस तरह से काम करें। अगर कोई इस संकल्प को तोड़ता है तो फिर दिक्कत होती है, जैसे अभी कुछ लोगों को हुई, ठीक है ना, मुकदमे वगैरह हो गए उनके खिलाफ। तो वो सब बातें बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, इस तारीख को याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949, इस दिन को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इस दिन संविधान को अधिनियमित यानी मान लिया गया था, अंगीकृत समझ में ही आ रहा होगा, आत्मार्पित ये भी समझ में आ रहा होगा कि अपनी आत्मा में उतारना, अंगीकृत मतलब पूरी तरह से अंग अंग में इसको संभाल लेना, अधिनियमित करना मतलब लागू करना। तो संविधान के कुछ पार्ट जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान का अधिनियमन या संविधान किस दिन अधिनियमित हुआ था। कभी कभी छोटे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हो गया था। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को। तो यही कारण है कि 26 नवंबर को हर साल हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। नोट कर लेंगे इस बात को भी कि 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कोष्टक में आप देख सकते हैं एक बात लिखी हुई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये हिंदी कैलेंडर की डेट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो मिति मार्गशीर्ष ये महीने का नाम है, शुक्ल सप्तमी ये तिथि हो गई आपकी, और संवत 2006 विक्रमी।
तो उस दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये महीना था, ये तिथि थी और ये संवत थी। और अपने यहाँ विक्रम संवत चलती है, इसलिए 2006 विक्रमी। तो ये थी आपकी संविधान की प्रस्तावना का पूरा टॉपिक। इसमें जो भी आप लोगों को दिक्कत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ लें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे, जिसका कि अभी से मैं आपको नाम बता रहा हूँ, संविधान की विशेषताएं, कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको भी इसी तरह डिटेल में समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए, और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।